हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वप्रेरण के बारे में, यानी कि सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, स्वप्रेरण की परिभाषा, इसका मात्रक, बीमा, इस आदि के बारे में जानेंगे। तो 3 दिन रेस्ट के बाद जो है कुछ व्यस्तता होने के कारण 3 दिन वीडियो नहीं बन पाई। 3 दिन वीडियो ना बनाने का रीज़न है कि मैं कुछ काम में व्यस्त था, इसलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं बन पाई। आज समय निकाल करके मैं जो इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इसके पहले के 2 वीडियो लेक्चर में हमने देखा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, और इसके बाद फैराडे का नियम क्या था, फैराडे के एक्सपेरिमेंट क्या थे, और लेंज का नियम क्या था, और लेंज का नियम किस सिद्धांत पे आधारित था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक से क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दो, मात्रक तथा बीमा बताओ। तो स्वप्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे किसी कुंडली में से बद्ध अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल और धारा प्रेरित होने की घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वप्रेरण कहा जाता है। यानी कि अगर हम कोई कुंडली हो जिसमें कई फेरे हों, एक तरह से कह लीजिए कि वो धारावाहिक परिनालिका हो जिसमें कई फेरे हों, और उस कुंडली में जब हम करंट प्रवाहित करते हैं तो करंट का मान पहले 0 से मैक्सिमम मान तक बढ़ता है। तो 0 से मैक्सिमम मान तक बढ़ता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि एक कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित करंट नहीं उत्पन्न कर सकता है। हमने फैराडे के नियम में देखा था कि जब कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि कुंडली से हो करके, उसके एरिया से हो करके जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में कमी या बढ़ोतरी होती है, यानी परिवर्तन होता है, तब जाके ऐसा होता है। अगर कांस्टेंट फ्लक्स उस कुंडली से होकर गुजरते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो किसी कुंडली से जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसके कारण उसी कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जो मेन करंट का अपोज करता है, यानी कि मेन करंट के मान को घटाने का प्रयास करता है। और ये तब तक होता है जब तक कि करंट अपने मैक्सिमम मान पर न पहुंच जाए। इसका उल्टा भी होता है, और अभी हमने उसमें देखा था लेंज के नियम के, जिस कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी का अपोज करता है। तो पहले उस कुंडली में करंट 0 से मैक्सिमम मान तक बढ़ती है, मतलब ये घटना तो बहुत कम समय लेती है, मिली सेकेंड में हो जाती है घटना, लेकिन ऑटोमेटिक 0 मैक्सिमम नहीं होती है, उसका मान धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब 0 से मैक्सिमम होती है तो उस वक्त जानते हैं कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एक करंट बनती है। पहले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, उससे एक करंट बनती है जो हमारी मुख्य धारा होती है उस करंट का अपोज करता है, यानी उसे घटाने का प्रयास करता है। और जब करंट अपने मैक्सिमम मान तक पहुंच जाती है तो ये प्रेरण की घटना समाप्त हो जाती है। तब धारा कांस्टेंट हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र नियत हो जाता है, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा का मान ही समाप्त हो जाता है। इसका उल्टा भी होता है कि जब हम करंट का मान घटाते हैं तो वो मैक्सिमम मान से 0 मान तक घटता है, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो भी एक करंट, अब हम वहाँ मेन करंट घट रही है तो उस करंट के विपरीत दिशा, मतलब है कि उस करंट को बढ़ाने के लिए एक करंट उत्पन्न हो जाती है, वही प्रेरित धारा।
तो लेंज के नियम अनुसार से प्रेरित धारा ऐसी होती है कि जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध होती है, तो वहाँ धारा घट रहा है तो उस धारा को घटने का विरोध करते हैं, मतलब उसी धारा को बढ़ाता है। क्या करते हैं, उसी धारा को वो बढ़ाता है, प्रेरित करंट भी उसी डायरेक्शन में बहती है जिस डायरेक्शन में हमारी जो मेन करंट होती है वो घटती है। इसका मतलब होता है कि वो मेन धारा को बढ़ाने का काम करती है। तो इसीलिए जब हम लाइट ऑफ करते हैं तो अत्यधिक धारा बहती है उस समय, तो कुछ क्षण के लिए, मतलब तो एलईडी आ गया, जो पहले वाले बल्ब थे 100 वाट के, तो बल्ब कुछ देर तक क्षणिक जल करके तब बुझता है, अचानक नहीं बुझता है, मतलब कुछ देर तक जलता है इसके बाद बुझता है। क्योंकि जब से हम लाइट ऑफ करते हैं तो एक करंट घटना शुरू होती है और घटते वक्त फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि धारा घट रही है तो धारा कण चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी घट रहा होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक करंट उत्पन्न होती है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके कारण एक करंट उत्पन्न होती है जो मेन करंट को घटने का विरोध करती है, मतलब उसको बढ़ाती है। तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में एक धारा बहती है, मतलब अत्यधिक धारा बह जाती है, जिससे कि बल्ब तुरंत जलना बंद नहीं करता बल्कि कुछ जल करके बुझता है। ठीक, तो वो कुछ जल के बुझता है। तो आइए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। ठीक, लिखेंगे कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, आंसर लिखते हैं, किसी कुंडली में किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में ना, किसी कुंडली से बद्ध होना चाहिए, हाँ, किसी कुंडली से बद्ध या संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में या इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा उत्पन्न होने की घटना को, वाहक बल तथा धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, प्रेरण कहते हैं, मतलब सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण देना चाहें तो विद्युत का बल्ब स्विच ऑफ करते समय इसमें अत्यधिक धारा का बहना, मतलब है कि बल्ब का कुछ देर तक जलकर बुझना। जैसे विद्युत बल्ब का स्विच, ऑफ करते समय इसमें अत्यधिक धारा का बहना, अर्थात बल्ब कुछ देर जलकर बुझता है। ठीक, तो ये स्वप्रेरण होता है, उसी कुंडली में ही प्रेरित करंट उत्पन्न हो जाना। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण। इस घटना को क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, मतलब इसका जो कांस्टेंट पोर्शन होता है कि क्या रीजन होता है इसके उत्पन्न होने का, है ना, कि किसको, जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, पढ़े हम लोग
उसी तरह से कैपेसिटेंस पढ़ा, धारिता पढ़ा, प्रतिरोध पढ़ा, तो एक तीसरी राशि आएगी जिसको हम लोग स्वप्रेरकत्व कहेंगे, जो किसी कुंडली में उत्पन्न होता है ना, जो कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है, फ्लक्स परिवर्तन विरोध करता है, जो रेजिस्टेंस लगाता है विरोध करने के लिए, वो स्वप्रेरकत्व होता है। तब हेडिंग रहेगी स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि स्वप्रेरण की घटना में, यानी कि स्वप्रेरण की घटना कहें या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, स्वप्रेरण की घटना कहने का मतलब है कि ये चीज आ जाएगी उसमें, तो उसको सिंपल वर्ड में हमने कहा है ना। तो स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व को समझने के लिए इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो कुंडली होती है जिसमें n फेरे होते हैं, और सभी फेरे कुंडली के अगर पास पास हों, क्या हो, पास पास हों, और उसमें अगर हमने करंट प्रवाहित किया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कुंडली के सेंटर पे ही, और करंट की वैल्यू जो 0 से मैक्सिमम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो उस कुंडली से फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो वो फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है वो सारी कुंडलियों से लिंक होता है। अगर सभी के अक्ष, सभी फेरों के अक्ष एक जगह हो और उसमें फेरे पास पास हों, तो होता है क्या कि जो फ्लक्स होता है जो पहली कुंडली से गुजरता, पहले फेरे से, वही सभी फेरों से होकर गुजरता है, यानी कि सब आपस में लिंक हो जाते हैं, यानी कि फ्लक्स लिंकेज हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिका, फ्लक्स ग्रंथिका कहते हैं, या ये कह लीजिए कि उसको हम लोग फ्लक्स बंधता कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स बंधता। यानी कि अगर कोई कुंडली हो और कुंडली में n फेरे हों, तो उस कुंडली से जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी उससे जो हो करके फ्लक्स गुजरता है, वो n फाई के बराबर होता है। एक कुंडली से फाई है तो n कुंडली से कितना फ्लक्स गुजरेगा, n फाई, मतलब सभी कुंडलियों का फ्लक्स एक दूसरे से लिंक हो जाता है। यानी कि फ्लक्स का क्षय अगर बाहर ना होता हो, यानी सभी फेरे क्या हों, एक दूसरे से सटे हुए हों, पास पास हों, तो ये जो राशि है n फाई, इसको हम लोग फ्लक्स ग्रंथिका कहते हैं या फ्लक्स बंधता। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिका या फ्लक्स बंधता। ठीक, तो अब हम ये वर्ड यूज किया करेंगे, फ्लक्स ग्रंथिका मतलब n फाई मतलब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जिनमें फेरे n फेरे हों। अगर एक फेरा है तो उससे बद्ध फ्लक्स जो ये है n फेरे हैं तो n फाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। ठीक, तो हम ये वर्ड यूज किया करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये इसकी डिफिनीशन जो निकालने के लिए अभी हम इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखेंगे कि जो फ्लक्स ग्रंथिका होती है, यानी कि पूरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, इसको हम लोग n फाई कहते हैं, वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि करंट के वजह से ही फ्लक्स बनता है, तो जितनी अधिक करंट बहेगी उतना यदि फ्लक्स
उत्पन्न होगा, उतने ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि V समानुपाते ही I होता है। करंट V जनरेट कौन करता है? ये जितना अधिक, वो इतना अधिक, तो V जितना अधिक तो फ्लक्स उतना अधिक, यानी कि करंट जितना अधिक होगी उतना ही उससे बद्ध फ्लक्स का मान होगा। तो इसका मतलब होता है कि स्वप्रेरण की घटना में किसी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका, मतलब कुंडली से बद्ध संपूर्ण फ्लक्स, N क्या है? उसमें फेरों की संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे कि स्वप्रेरण की घटना में किसी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका मतलब N फाई भी लिखवा देंगे कि जहाँ N क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या है, N फाई। इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है, ठीक। अब जहां पे N कुंडली में फेरों की संख्या है, ये लिख सकते हैं कि जहां N कुंडली में फेरों की संख्या, अब ये इसका मतलब हुआ कि N फाई समानुपाते I। अब समानुपात का निशान अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग कैपिटल L दिखाते हैं, और इसी L को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ठीक, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। यहां से एक चीज और भी आ जाएगा कि L बराबर हो जाएगा N फाई बटे I। अब लिखेंगे कि जहां L एक नियतांक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए। अब इसमें क्या कहेंगे कि जहां L एक नियतांक है, जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जहां कैपिटल L एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, अब इसका जो मान होता है, इसका मान कुंडली की ज्यामिति मतलब बनावट पर, है ना। इसका मान कुंडली की बनावट तथा इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसकी प्रकृति मतलब इसके किस पदार्थ की बनी है उसके गुण पर निर्भर करता है। मतलब ज्यामिति मतलब एरिया पे निर्भर करेगा, उसकी बनावट पर, और कुंडली किस मटेरियल की बनी है उसकी प्रॉपर्टी पर यल का मान निर्भर करता है। मतलब हर पदार्थ के लिए यल अलग अलग होगा, लोहे के लिए कुछ और अन्य पदार्थ के लिए कुछ और होगा। ठीक, अब इसमें है कि यदि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, नीचे लिखेंगे
अभी हम लोग इसकी परिभाषा भी लिखेंगे कि कुंडली से, नीचे लिखेंगे कि कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, वो हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। हालांकि डी फाई अपॉन डी टी हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करेंगे, यहाँ पे औसत नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस, क्षणिक, तत्कालिक, तत्क्षणिक। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि n को अंदर कर देना है, माइनस डी एन फाई अपॉन क्या करना है, डी टी। ठीक, अभी पीछे क्या हुआ, एन फाई के बराबर क्या था, एल आई। ठीक, अब एल बाहर कर दीजिए इसको, तो अब क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक, ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। जहाँ पे क्या है, ये जो है डी आई अपॉन डी टी जो है कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। परिवर्तन की दर, दर मतलब टाइम से डिवाइडेशन, डिवाइड है। तो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन बटे समयांतराल हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं धारा परिवर्तन की दर है। अब जो है यल की परिभाषा देना है अलग अलग। ठीक है, तो यल की परिभाषा, दो परिभाषाएं दो रूप में, क्योंकि दो फार्मूले इसके मिले हैं, एक ये और एक यल बराबर एन फाई अपॉन आई मिला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सूत्र आया था एन फाई बराबर एल आई से, तो इसमें आई का मान अगर हम 1 कर देते हैं, यदि आई बराबर 1, यदि आई बराबर 1 तो एन फाई बराबर एल हो जाएगा, यही ना। आई बराबर अगर 1 तो एल फाई बराबर एल, या एल बराबर एन फाई। तो किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है वो उसकी फ्लक्स ग्रंथिका, एन फाई को अभी हमने बताया ना कि फ्लक्स ग्रंथिका मतलब एक टर्म यूज करेंगे, उसको फ्लक्स बंधता बोलेंगे या तो फ्लक्स ग्रंथिका बोलेंगे। ठीक, तो एन फाई क्या होता है, सभी फेरों से लिंक चुंबकीय फ्लक्स है, एक फेरा से फाई होता तो एन फेरों से एन फाई होता, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि सभी फेरे एक दूसरे से अटैच, क्लोज हों, और जो फ्लक्स एक से पास हो रहा हो सभी से पास होना चाहिए। ठीक ना, फ्लक्स का क्षय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम दिखा सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो उसकी फ्लक्स ग्रंथिका के बराबर होता है यदि इसमें प्रवाहित धारा का मान एकांक हो, अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इसकी फ्लक्स ग्रंथिका, इसकी फ्लक्स ग्रंथिका के बराबर होता है यदि इसमें प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान क्या हो, एकांक हो। इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो, एकांक हो। ठीक, तो इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो, एकांक हो। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक डिफिनीशन इसके आधार पर दी जाएगी।
और फिर इसका हम लोग जो है मात्रक देखेंगे और इसकी बीमा देखेंगे, या यहीं पर एक मात्रक देख लेते हैं। इसके दो मात्रक, दो बीमा तो एक ही होगी, मात्रक भले अलग अलग हों लेकिन बीमा तो एक ही होगी, है ना। तो आप यहाँ पे मात्रक देख लिया जाए कि एल का क्या मात्रक होता है। हालांकि एल का जो एक मात्रक होता है हेनरी होता है, जो जोसेफ हेनरी के सम्मान में रखा गया, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक की जो खोज किए थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक हेनरी के द्वारा की गई थी। इस प्रभाव की जो खोज हुई थी स्वप्रेरण की, वो कौन किया था? हेनरी, जोसेफ हेनरी अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के थे। माइकल फैराडे, दोनों ने अलग अलग जगहों पे अपना इसी के संबंधित एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। ठीक, तो जोसेफ हेनरी ने जो है इसकी खोज की थी, तो उसके सम्मान में ही एल का मात्रक हेनरी रख दिया गया। तो अभी उसको और किस नाम से जानते हैं अभी देख लेते हैं। तो इसी से हम लोग एक फार्मूला मात्रक उत्तर निकाल लेते हैं। तो फिर इससे एक डिफिनीशन और इससे भी हम लोग जो है एक मात्रक निकालेंगे, ठीक, जिसको हम लोग हेनरी कहेंगे। ठीक है, चलिए। तो बीमा तो एक ही होगी, है कि नहीं? तो यहाँ से इसके जब मात्रक लिखा जाए, तो मात्रक लिखने के लिए क्या होगा? जानते हैं कि एल बराबर एन फाई अपन आई होता है। तो एक मात्रक यानी कि एन फाई का मात्रक बटे आई का मात्रक, तो एल का जो मात्रक होगा बराबर हो जाएगा क्या? फाई का मात्रक वेबर होता है और आई का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका एक मात्रक वेबर पर एम्पियर होता है। अगर बीमा की बात करें तो वेबर की बीमा भी निकाली गई थी एन फाई की, है कि नहीं? अभी तो वो जो थी ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता था, ए इनवर्स होता था, और एम्पियर की ए होगी, उधर जाके यल की बीमा हो जाएगी ml स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2। ठीक ठीक, तो एक मात्रक ये हो जाएगा। वेबर पर एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। अभी आगे आएगा बोल सेकंड पर एम्पियर होता है, जिसको हेनरी कहा जाता है। तो 3 मात्रक हो जाएंगे इसके। ठीक, तो चलिए इसको भी लिख लीजिए आप। चलिए, अब जो है, अब देखिए सेकंड डिफिनेशन क्या है इसकी। अब देखिए सूत्र हमारा आया था E बराबर माइनस एल डी आई अपान डी टी, ये आया था। ठीक, तो यहाँ से अगर हम ये कह दें कि यदि डी आई अपान डी यानी धारा परिवर्तन की दर एकांक कर दें, एकांक एम्पियर कर दें, है ना, तो E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एल। माइनस चिन्ह तो ये लेंज के नियम से आया है, ठीक, कि जिसके कारण ये उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता। तो इस पे हमें को ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इसके परिमाण को ध्यान देना है। ठीक, तो किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है, इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि इसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक होती। कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होती। लिखेंगे कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इसमें
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि कुंडली में, यदि इसमें धारा परिवर्तन की दर क्या हो? एकांक हो। यदि इसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, di/dt क्या हो? एकांक हो। यदि इसमें धारा परिवर्तन की दर क्या हो? एकांक हो। अब यहाँ से अगर हम L का मात्रक देखें तो L का जो मात्रक की बात होगी, अब L को इस साइड लेंगे तो यहाँ आ जाएगा E का मात्रक बटे di/dt। तो di/dt करने का मतलब है कि dt ऊपर चला जाएगा, तो di का मात्रक गुणे dt का मात्रक तो हो जाएगा L का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? वोल्ट गुणे सेकेंड एम्पियर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेनरी कहा जाता है। इसी को हेनरी, जिसको हम लोग कैपिटल एस से दिखाते हैं, है ना, कैपिटल एस से दिखाते हैं। तो इसका मात्रक हेनरी, जोसेफ हेनरी के सम्मान में, क्योंकि उसी ने इसको खोजा था, इस प्रभाव को। तो एल का मात्रक अभी हमने देखा था वेबर पर एम्पियर, एक हो गया वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, जिसको हेनरी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी बीमा निकालेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से आएगी। इसकी बीमा बटे इसकी बीमा, और निकालेंगे तो वही आएगी। ठीक है, विद्युत वाहक बल की बीमा ml² t-3 इनवर्स होती है। तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं यहाँ पर। अगर बीमा की भी बात करें तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। E की बीमा हो जाएगी dt की बीमा, और एम्पियर है ना, I की बीमा, तो ml² t-3 A इनवर्स इसकी होती है, T हो जाएगी और इसकी A हो जाएगी। तो वही आएगा जो आया था ml² t-2 ठीक। इसमें एक चीज और है कि एक खास एक प्रश्न आता है अभी आगे, जो बहुत बार पूछा जाता है कि एक हेनरी प्रेरकत्व किसे कहते हैं। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक हेनरी प्रेरकत्व, मतलब इसकी परिभाषा, एक हेनरी किसे कहते हैं, एक हेनरी किसे कहते हैं, उसकी डिफिनेशन पढ़ा जाएगा। चलिए, ठीक। तब हम प्रश्न है कि एक हेनरी किसे कहते हैं, यानी क्वेश्चन है कि एक हेनरी प्रेरकत्व किसे कहते हैं, एक हेनरी प्रेरकत्व किसे कहते हैं। ठीक, 1H की परिभाषा देना। तो जानते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें मालूम है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -L di/dt होता है। हमें इसको 1 दिखाना है, तो यदि अगर हम कह लें कि धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, और E को मान लें -1 वोल्ट, हालांकि तो L बराबर 1 हेनरी हो जाएगा।
हालांकि ऋण चिन्ह वहाँ पे क्या है, लेंज के नियम से आया है, क्योंकि इसका परिवर्तन इसके विरोध में होता है, ये इसके परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, तो एक हेनरी प्रेरकत्व उस कुंडली का स्व प्रेरकत्व है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक हेनरी प्रेरकत्व उस कुंडली का स्व प्रेरकत्व है। एक हेनरी प्रेरकत्व उस कुंडली का स्व प्रेरकत्व है, जिसमें 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से है, ये 1 एम्पियर है बराबर 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा परिवर्तित करने पर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो लिखेंगे कि 1 हेनरी प्रेरकत्व उस कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व मतलब 1 हेनरी प्रेरकत्व उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है, जिसमें 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता हो। ठीक है ना, या होता है, होता हो की जगह या तो होता है। तो 1 हेनरी प्रेरकत्व उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, 1 हेनरी, जिसमें 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा प्रवाहित करने पर उसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ये 1 हेनरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, जिसमें इतनी की दर से अगर धारा परिवर्तित करें तो 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल क्या हो, उत्पन्न होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, 1 हेनरी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 हेनरी। ठीक, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक चीज है कि प्रेरकत्व का जो प्रतीक होता है, प्रेरकत्व जो प्रतीक होता है वो कुंडली के रूप में होता है, ऐसे। ये जैसे रेजिस्टेंस का प्रतीक ये होता है, धारिता का प्रतीक ये होता है, उसी तरह प्रेरकत्व का प्रतीक ये होता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, चलिए हमारा हेडिंग है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व या किसी धारावाही, कहने का मतलब है कि परिनालिका हो उसका स्वप्रेरकत्व। तो यहाँ लिखेंगे समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व। अब इसमें क्या है कि मानेंगे कि निर्वात में स्थित एक R मीटर त्रिज्या की
एक वृत्ताकार समतल कुंडली में n फेरे हैं। यहाँ लिखेंगे कि माना निर्वात में स्थित r मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार समतल कुंडली में कैपिटल N फेरे हैं। कैपिटल इसमें I एम्पियर की अगर धारा प्रवाहित करें, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? म्यू नॉट NI/2R। ऐसा पीछे आप लोगों ने पढ़ा है। म्यू नॉट NI/2R, R जो उस कुंडली की त्रिज्या है, जो वृत्ताकार कुंडली है। ठीक, अब कुंडली से बद्ध फ्लक्स क्या हो जाएगा? कुंडली से बद्ध फ्लक्स क्या होगा? अब चूंकि उसमें n फेरे हैं तो उसकी जो फ्लक्स ग्रंथिका होगी उसे हम लोग N5 कहेंगे। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? N5 या फाई, तो ये हो जाएगा NBA, या इसको हम गुणा कर देते हैं म्यू नॉट NI/R, और एरिया की हो जाएगी πr², चूंकि वृत्ताकार है। कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका हो जाएगी, कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका, या ए ही रखिए। ठीक, तो यहाँ से एक R कैंसिल हो गया, तो हमारा जो N5 मिला वो N² मिला म्यू नॉट I/R। ठीक, अब हम सूत्र ये जानते हैं, सूत्र L बराबर क्या होता है? N5/I। तो N5 की वैल्यू क्या है? N² म्यू नॉट I/R/I। सॉरी, यहाँ पे 2 भी था, यहाँ पे 2 भी साथ में है ना, तो 2 हमने लिखना भूल गया। तो I कैंसिल हो जाएगा, तो L की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पाई म्यू नॉट N²R/2। तो यहाँ से ये सारे चीज कांस्टेंट है। L जो है फेरों की संख्या के स्क्वायर के समानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक फेरे होंगे L का मान उतना ही अधिक हो जाएगा, और उसकी रेडियस के सीधे समानुपाती होंगे। यानी रेडियस जितना अधिक होगा L का मान भी उतना अधिक होगा। ठीक, हेनरी। ठीक है, और एक चीज और है कि यदि कुंडली में नर्म लोहे की क्रूड रख दिया जाए, यहाँ पे कि यदि कुंडली में नर्म लोहे की क्रूड रख दी जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? हो जाती है L बराबर पाई N² म्यू R/2 हो जाती है।
और जहाँ पे म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर जो होता है म्यू नॉट म्यू आर होता है, तो चाहे तो इसके फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते, पाई एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल आर इंटू 2। कहने का मतलब यह होता है कि लोहे की छड़ रख देने से यल की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो अगर यल का मान हमें बढ़ाना होता है तो किसी नर्म लोहे की क्रोड कुंडली के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यल का मान और अधिक बढ़ जाता है, यानी कि लोहे की क्रोड रखने से फ्लक्स और ज़्यादा हो जाता है, कुंडली से बद्ध होकर जाने वाले फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। जो बाहर भी जा रहा होता है फ्लक्स, वो उस कुंडली के अंदर, मतलब ये नर्म लोहा क्या होता है, फ्लक्स को एक्सेप्ट कर लेता, अपने अंदर से होकर मैक्सिमम गुजरने देता, यानी कि एल की वैल्यू बढ़ा देता है ना। नर्म लोहे की कोड रखने से ही एल की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो ये है हमारा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब क्या है, अब मान लीजिए धारावाही अगर परिनालिका है, अगर यल लंबाई की धारावाही परिनालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो, मतलब इसकी सेकंड, मतलब नोट में लिख दे रहे हैं इसको, यदि लंबी l मीटर लंबी धारावाही परिनालिका हो, है ना, धारावाही क्या हो, परिनालिका हो, जिसकी एकांक लंबाई में पैरों की संख्या क्या हो, ये स्मॉल n, मतलब स्मॉल n बराबर ये। तो देखिए उसके लिए क्या होता है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट n I होता है। ठीक, और फाई बराबर होता है BA, मतलब जो ये कुंडल, ये जो फेरे इस तरह से होते हैं, तो जो एक ये होता है इसकी एरिया ये होती है, ये ही रखो या पाई आर स्क्वायर, BA होता है। अगर उसमें n फेरे हैं तो n फाई को हम लोग NBA लिख सकते हैं, और NBA की वैल्यू है म्यू n I A। ठीक, ये होता है। आप जानते हैं कि यल बराबर क्या होता है, n फाई अपन I होता है। n फाई की वैल्यू होती है n म्यू नॉट ये I A पान I से I कैंसिल हो गया, तो L बराबर क्या मिलेगा, n म्यू नॉट n A, बस यही ये। और स्मॉल n को अगर देखा जाए तो स्मॉल n बराबर ये होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट A हो जाएगा बटे L हो जाएगा।
और ए की जगह हम लोग चाहे तो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो कुंडली अगर L मीटर लंबी धारावाही परिनालिका के लिए हो और उसमें अगर आई करंट बह रही हो तो उसके लिए L का मान ये आता है, ठीक, n स्क्वायर म्यू नॉट A अपॉन L, ठीक। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं हम लोग अन्योन प्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। हाँ, यहाँ पे अगर एक लोहे की क्रोड रखना होगा तो म्यू आर बढ़ा देंगे, यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए म्यू आर बराबर होता है म्यू बटे म्यू नॉट। लोहे की क्रोड रखेंगे तो वहाँ म्यू हो जाएगा और म्यू की जगह लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट, ये ठीक। चलिए अब है हमारा प्रश्न ही लिख लीजिए कि अन्योन प्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक से क्या समझते हैं। क्वेश्चन है अन्योन प्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अन्योन्य म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। तो अन्योन प्रेरण मतलब इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, तो अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक से क्या समझते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें दो कुंडली होती है, इसमें दो कुंडलियां क्या होती हैं, पास पास होती हैं। इसमें दो कुंडलियां क्या होती हैं, पास पास होती हैं। और एक कुंडली में करंट मतलब है दोनों का अक्ष समान होता है, मतलब जो अक्ष होता है दोनों का सेम होता है। दो कुंडलियां पास पास रखी, तो अगर एक कुंडली में करंट प्रवाहित करें तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। अगर वही फ्लक्स दूसरी कुंडली से होकर प्रवाहित होता है और उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। हालांकि जिस कुंडली में वो उत्पन्न होता है फ्लक्स परिवर्तन, उसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा उत्पन्न होती है और वही फ्लक्स जब इस कुंडली से होकर प्रवाहित होता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा उत्पन्न होती है। तो हम उस स्व प्रेरण वाले को नहीं ध्यान देना, हमें दूसरी वाले का ध्यान देना, ठीक। तो हमें क्या लिखना है कि यदि दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी हों, है ना, यदि दो कुंडलियां पास पास रखी हों, यदि दो कुंडलियां पास पास रखी हों, ठीक। यदि दो कुंडलियां क्या हो, पास पास रखी हों, यदि दो कुंडलियां पास पास रखी हो और उसमें क्या है कि प्राथमिक कुंडली, एक को प्राथमिक कहेंगे और दूसरी को द्वितीयक कहेंगे। पहली वाली कुंडली को क्या कहेंगे, प्राथमिक, दूसरी वाली कुंडली को क्या कहेंगे, द्वितीयक। तो इसमें क्या है कि पहली वाली कुंडली में धारा परिवर्तन करेंगे तभी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, नहीं तो धारा कांस्टेंट होगी तो फ्लक्स परिवर्तन।
तो पहली वाली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी वाली कुंडली में, यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा धारा प्रेरित होने की घटना हो। यदि दो कुंडलियां पास पास रखी हों तो प्राथमिक कुंडली में, यदि दो कुंडलियां पास पास रखी हो तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा धारा प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और ये घटना हमको कहाँ दिखाई देगी? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। अभी हमका ट्रांसफार्मर को हमें अगले वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो इसका उदाहरण होता है ट्रांसफार्मर, जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। ट्रांसफार्मर, ठीक। यदि दो कुंडलियां पास पास रखी हो तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा धारा प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक कुंडली यहाँ पे रखी है, एक कुंडली यहाँ पे है, मतलब अक्ष दोनों का समान है, और इसमें हम लोग ने क्या किया, करंट प्रवाहित किया इसमें, मतलब इसका मान में परिवर्तित किया, तो इससे फ्लक्स गुजरते हुए, तो इससे भी फ्लक्स गुजरने लगे ऐसे। ठीक, तो इसके वजह से इसमें यानी कि धारा परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में होगा। हालांकि इसमें भी होगा, इसको स्वप्रेरण कहते हैं, तो इसको हमें नहीं, हमको ये पढ़ना है ना, अन्योन्य प्रेरण, तो हमें इस पे ध्यान देना है, ठीक। द्वितीय कुंडली इसको कहा जाता है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट कुंडली में धारा परिवर्तन होगा, ठीक। ये वर्ड याद रखना, धारा परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में, और फ्लक्स में परिवर्तन लेना यहाँ पे द्वितीय कुंडली में, और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व, इसको हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। म्यूचुअल ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य आपसी परस्पर जिसको कहते हैं, तो यम के बारे में यहाँ पे, ठीक। अब वही चीज यहाँ पर भी है, अन्योन्य प्रेरण की घटना में द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका, जिसको हम लोग यानी फायदों के, दोनों कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, यन, दोनों कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, यन हो, या हमें पहली में धारा का ध्यान देना है, दूसरी में कुंडली में फेरों की फ्लक्स का ध्यान दूसरी में देना है। तो दूसरी में अगर फ्लक्स फेरों की संख्या यन हो, पहले में क्या है, पहले में ऐसा नहीं कि दोनों में फेरों की संख्या बराबर, पहले में कुछ और होगी, इसमें कुछ होगी। अगर पहली की बात करेंगे तो उसमें n1, दूसरे में n2, जस्ट हम उसको आगे देखते हैं। तो जैसे उसमें लिखा गया था वैसे इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण की घटना में, अन्योन्य प्रेरण की घटना में द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका, द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका भी समझ गए थे, द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका जिसको हम लोग N5, द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका N5,
प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के समानुपाती है। जितने धारा परिवर्तन जितना अधिक होगा उतना अधिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसमें उतना अधिक प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा। तो वही वर्ड थोड़ा सेम उसी तरह से है। इसमें धारा पहले वाले में होगा, ये दूसरी कुंडली में होगा। तो फ्लक्स ग्रंथिता n फाई द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। तो n फाई बराबर हो जाएगा n फाई समानुपाती I। देखिए ये उसी तरह का है, लेकिन ये करंट पहली कुंडली में और ये परिवर्तन दूसरी कुंडली का हुआ। तो ये इसको हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा यम, यानी कि यम। देखिए ये अगर पहली कुंडली का फ्लक्स पूरा का पूरा अगर दूसरी कुंडली से पास हो रहा हो, देखिए इसका उल्टा भी होता है ना, कि अगर पहली कुंडली के जितने फ्लक्स हैं दूसरी से बद्ध हों, दूसरी के जितने फ्लक्स हैं पहले से बद्ध हों, तो यहाँ पे उसका उल्टा भी चलते हैं। तो दो कांस्टेंट होते हैं, एक m12, एक होता है m21। 1 के कारण दूसरे में और यहाँ पे दूसरे के कारण पहले में, है ना। ये तो आदर्श कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब पहली कुंडली के फ्लक्स दूसरी से कंप्लीट लिंक हो। तो हम आदर्श कंडीशन को ही पढ़ रहे हैं, यानी कि m12 और 2m1 बराबर m पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे मतलब है कि दूसरे के कारण पहली कुंडली का म्यूचुअल इंडक्टेंस, या पहली के कारण दूसरी कुंडली का म्यूचुअल इंडक्टेंस, या दूसरी का पहली का, दोनों आपस में बराबर हो, या हो कि एक बड़ी सी कुंडली हो और उसके अंदर एक छोटी धारावाही परिनालिका, एक बड़ी परिनालिका, उसी के अंदर एक छोटी परिनालिका हो। तो जाहिर सी बात है छोटी अंदर वाली से जो फ्लक्स निकलेगा वही फ्लक्स तो बाहर वाली से ही निकलेगा। तो यानी कि दोनों से फ्लक्स अगर सेम लिंक हो तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों के लिए कांस्टेंट सेम होगा, जिसको हम केवल यम लिखेंगे, है ना। अंदर वाली कुंडली में धारा परिवर्तित करेंगे तो जो फ्लक्स अंदर बनेगा तो वही तो बाहर निकलेगा, तो जो बाहर निकलेगा तो अंदर वाले से तो वही बाहर वाले से भी निकलेगा। यानी दोनों कुंडलियों से फ्लक्स का लिंकेज जो होगा वो सेम होगा। तो इसीलिए हम दोनों कुंडलियों का जो अलग अलग ये गुणांक होता है उसको हम लोग समान मानते हैं, है ना। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बड़ी सी धारावाही परिनालिका बनाया है और इसके अंदर एक छोटी धारा मतलब कम व्यास वाली है, तो अंदर वाले में धारा परिवर्तन करता है तो अंदर वाले से जो फ्लक्स निकलता है वही बाहर से निकलेगा। जैसे कि अंदर अगर कोई लाइट रख दिया जाए तो ये जो यहाँ से जो प्रकाश चारों ओर फैलेगा तो वो तो इससे तो होकर गुजरेगा, यानी अंदर से जो फ्लक्स गुजरेगा इधर उधर वही तो फ्लक्स इससे भी गुजरेगा। तो वही हाल है यहाँ पे। तो यम जो है यहाँ से ये आया, और जहाँ पे यम क्या है, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व है। लिखेंगे कि जहाँ पर यम दोनों आदर्श कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लोग, कुंडलियों के दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व है। मतलब लिखेंगे यम एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
चलिए, अब क्या है कि अब फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना। फ्लक्स परिवर्तन किस में हो रहा है? दूसरे कारण। फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा माइनस डी पाई एन, यहाँ पे रहेगा अपॉन डी टी में फेरों की संख्या एन है। एन क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में क्या है? फेरों की संख्या है। अब यहां से क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस डी एन अंदर कर लीजिए और ये हो जाएगा डी टी, और इसके बराबर हमने अभी देखा था वो एम आई आया था और डी टी आई हो जाएगा माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। जी ठीक, और यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी प्रारंभिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे है कि डी आई अपॉन डी टी क्या है? प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है, डी आई अपॉन डी टी जो है प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की क्या है? दर है। ठीक, अब इसकी भी अलग अलग दो परिभाषाएं, मात्रक तो सारे वही होंगे जो इसके हुए थे, वही इसके भी होंगे। अब अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषाएं, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा। अब यहाँ पे क्या है कि सूत्र एक हमारा आया था यल बराबर एन फाई एम बराबर एन फाई अपन आई। तो इसमें कहेंगे कि यदि I बराबर 1 एम्पियर हो जाए तो m बराबर क्या हो जाएगा? एन फाई। ठीक, मतलब दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व जो है वो द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, मतलब शब्दों का हेर फेर केवल। तो लिखेंगे कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका के बराबर होता है। द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिका के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान एकांक हो। प्रवाहित धारा का मान क्या हो? एकांक हो। ठीक,
अब यहाँ से भी इसकी बीमा उमा निकालेंगे तो सब यल की जो बीमा आती है वही आती है, भी निकाल के देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राथमिक di/dt यहाँ प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन है और n5 द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथि का यानी संपूर्ण फ्लक्स में परिवर्तन है। ठीक, अब क्या है कि अब यहाँ पे मात्रक अगर देखा जाए यम का तो वो हो जाएगा वेबर पर एम्पियर। उसी तरह से क्योंकि यम बराबर n5/i आएगा, यहाँ से देखिए कि यम बराबर n5/i है। ठीक, बीमा भी यम की वही हो जाएगी जो इसकी हो जाएगी, n5 की बीमा बटे i की बीमा। तो इसकी होती है ml²t-2a इनवर्स और यहाँ a हो जाएगा तो ही मिल जाएगी ml²t-2। ठीक, अब इसकी द्वितीयक परिभाषा अगर देखा जाए तो वो भी इसी तरह से आएगा समीकरण, यानी कि हम सेकेंड अगर देखें तो यहाँ पे सूत्र हमने E बराबर था -m/di/dt। तो यदि di/dt बराबर हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से अगर परिवर्तन हो और E की वैल्यू -1 वोल्ट हो तो बस इतना ही हो तो उसके अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा में दे सकते हैं। तो यम बराबर हो जाएगा -e, ये यानी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक। धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक, यानी एकांक दर मीटर पर सेकंड की दर से बदल रहा हो। इसके हिसाब से भी अगर उसकी यम का मात्रक देखें तो इस सूत्र के हिसाब से यम का मात्रक हो जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। और इसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी। इसका भी मात्रक हेनरी होता है। ठीक, इसका भी मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम जो है एक लास्ट टॉपिक चलते हैं कि दो समतल कुंडलियों के बीच, जो समतल कुंडलियां अगर पास पास रखी हों तो उनका अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा, है ना। उनके लिए यल की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए तो
इसमें हेडिंग है कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल कुंडलियों के बीच दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, अब हम मानेंगे कि माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां एक दूसरे के पास रखी हैं। माना दो समतल कुंडलियां, समतल वृत्ताकार कुंडलियां एक दूसरे के पास रखी हैं। ठीक, इनमें से एक कुंडली में फेरों की संख्या n1 है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या n1 तथा दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या n2 है। पहली में n1 है, दूसरी में क्या है, n2 है। ठीक है, पहली कुंडली में I एम्पियर की अगर हम धारा बहाएं के कारण, है ना, तो प्राथमिक जिसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, b म्यू नॉट। पहले की बात है तो n1 I2R1, यानी कि पहली कुंडली की त्रिज्या क्या है, R1। ठीक, R1 क्या है, पहली वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या। ठीक, द्वितीय कुंडली से की फ्लक्स ग्रंथिका क्या हो जाएगी। अब द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका, इसको हम लोग क्या कहेंगे, N2 फाई। यह हो जाएगी N2BA। क्योंकि देखिए यही वाला जो फ्लक्स है, ये चुंबकीय क्षेत्र वही दूसरी वाले से लिंक होगा। यही वाला फ्लक्स किससे लिंक होगा, दूसरी वाले से। तो यहाँ पे N2 हो गया और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट N1 I/2R1। और यहाँ पे A जो है द्वितीय कुंडली का, द्वितीय वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल है। ये जो है द्वितीय वृत्ताकार कुंडली का क्या है, क्षेत्रफल। ठीक, अगर ये की वैल्यू रखना चाहें तो वो रख भी सकते हैं। तो हमारा जो हुआ वो N2 फाई बराबर हो गया म्यू नॉट N1 N2 I/2R1 पाई R2 स्क्वायर। और जानते हैं यम बराबर क्या होगा इसका, N2 फाई बटे I। अगर देखा जाए यम निकालें तो यही आएगा। अब N2 फाई की वैल्यू I हम यहाँ कट जाएगी, I कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2
पाई पहले ले लेते हैं, R2 स्क्वायर बटे 2R1, ये फार्मूला है। ठीक, अगर उसमें लोहे की क्रूड रख दिया जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा। ठीक, यदि दोनों कुंडलियों के अक्षों पर नर्म लोहे की क्रोड रख दिया जाए तो म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये दो पास पास रखी वृत्ताकार समतल कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला ए होगा। R1 पहली वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है, R2 दूसरी कुंडली की वृत्ताकार त्रिज्या है ना। R2 क्या है, दूसरी कुंडली की त्रिज्या है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है R2। याद रखना, लिख लेना बगल में कि जो दूसरी है वो द्वितीय कुंडली की वृत्ताकार त्रिज्या है। अब हम लोग जो है इसके आगे यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दो कुंडलियां हों जिनके प्रेरकत्व यल हैं, उनको सीरीज़ में पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उनका फार्मूला रेजिस्टेंस की तरह ही होता है। फिर कुंडली के या धारावाहिक पेंडुलम के अंदर संचित चुंबकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला देखेंगे। 2-3 टॉपिक ये रहेगा और 4-5 अभी जो हम लोग पढ़े हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल रहेंगे। तो कल के वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल और कुछ टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अपनी परीक्षा का अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और एक बात याद रखिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।